अगर हम शोषकों के खिलाफ शोषितों को यूनाइट करने का नया नजरिया अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है तो हम इस मुल्क को नहीं बचा पाएंगे। ये चैलेंज हम लोगों को लेना पड़ेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि संसद में ऑपोजिशन हो ना हो, सड़कों पे तो हमने इनको ऑपोजिशन दिया ही है। और ये ऑपोजिशन किसी एक स्टूडेंट यूनियन का नहीं, किसी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं, पूरे देश का ऑपोजिशन बनता जा रहा है। और इस पूरे देश का जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो मास मूवमेंट की शक्ल ले रहा है। इसीलिए आज इस हॉल में स्टूडेंट यूथ के अलावे तमाम एज के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क किन लोगों के हाथ में जा रहा है, यह लड़ाई किधर जा रही है। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम यूनाइट होने के लिए तैयार हैं। आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। क्योंकि ये लड़ाई हम जिन महानुभावों के विचारों को लेकर चल रहे हैं वो हमें बहुत सारी ताकत देते हैं। जब मैं मुंबई आने की बात फाइनल कर रहा था तो एक गाली देने वाले ने कहा, तू आप पुणे, तेरे दिमाग में मैं गोबर भर दूंगा। हमने कहा, मैं पुणे आ रहा हूं, महाराष्ट्र, ये सावित्री माई की धरती है। तुमने उनकी साड़ी पर भी गोबर भर दिया था, लेकिन महिलाओं को शिक्षा लेने से नहीं रोक पाए। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, इस आंदोलन को नहीं रोक पाओगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और तुम्हारी सत्ता को हिला कर रहेगा। ये हमारा लड़ाई है, ये हमारा संघर्ष है। और इसी के साथ मैं इस मंच से अपनी बातें रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कॉमरेड कन्हैया कुमार को बुलाता हूँ कि आए और इस सभा को संबोधित करें। कॉमरेड कन्हैया कुमार। साथियों, सबसे पहले इस सभागार में मौजूद आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम करता हूं, आपको लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत खुशी का मौका है कि इस मुंबई की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि, ज्योतिबा फुले, सावित्री माई की कर्मभूमि, जन्मभूमि पे मुझे बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आज आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को एक बात याद होगा, इस देश में राम का रथ निकाला गया था, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती है, यहां से तुकाराम की परंपरा पूरे देश के अंदर चली है। अन्ना भाऊ साठे का आंदोलन पूरे देश के अंदर चला है। तो हम सिर्फ भगवा राम की बात नहीं करते हैं, हम तुकाराम की भी बात करते हैं। इसलिए आज इस माहौल में जब तमाम तरीके की राजनीतिक बातें हो रही है, छात्र आंदोलन की भी बात हो रही है, तो कुछ बात हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहते हैं। पहली बात तो यह है, सेल्फी वाले पीएम के खिलाफ सेल्फी खींचकर आप आंदोलन को नहीं जीत सकते हैं। और दूसरी बात, एक व्यक्ति किसी भी आंदोलन को न आगे बढ़ा सकता है न लड़ सकता है। इसीलिए इस देश के अंदर एक व्यक्तिवादी परंपरा की शुरुआत की गई है। बार बार हमारे मीडिया के साथी कहते हैं मोदी सरकार, मैं कहता हूं मोदी सरकार नहीं, या तो केंद्र सरकार बोलिए या संघ की सरकार बोलिए, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति के बदौलत नहीं चलता। इसीलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपका जो समर्थन, जो स्नेह, जो प्यार हमको मिला है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन आंदोलन किसी भी एक व्यक्ति के कंधे पे नहीं लड़ा जा सकता है, आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये कमिटमेंट हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। साथी सहला ने कहा कि यूपीए 3 बनाना है। भाई साहब, हम ना डायरेक्टर हैं कि हम गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 बनाते हैं, और ना हम एक्टर हैं कि जुमलेबाजी करके प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हम फाइटर हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ेंगे, हमारा कमिटमेंट है।
राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सिमट कर नहीं देखना चाहते हैं। राजनीति हमारे लिए आंदोलन है। हम आंदोलन की सत्ता को खड़ा करना चाहते हैं और इस देश के अंदर जो ऊंच नीच है, जो ब्राह्मणवाद है, हम उसको चुनौती देना चाहते हैं, हम उसको परास्त करना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ आरएसएस और मोदी के खिलाफ बोलते हैं। मैं क्यों बोलूं आरएसएस और मोदी के खिलाफ? हमारे यहाँ एक कहावत है, हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता और जनवरी के महीने में रात को छाता नहीं लगाया जाता। इसलिए अगर आपको बुरा लगता है भक्त महोदय, तो आप बुरा मत मानिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग लीजिए। हम उनके ऊपर समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर किसी विद्यार्थी को किसी खास सरकार से कोई दुश्मनी है। इस देश के अंदर विद्यार्थियों को, नौजवानों को, किसानों, मजदूरों को, इस देश के अंदर जो सत्ता की लूट मची है, उस लूट का विरोध है, उस नीतियों का विरोध है। इसीलिए हम पॉलिसी का विरोध करते हैं। आप सत्ता में बैठे हैं, पुतला वाला पीएम आप हैं, सूट वाला पीएम आप हैं, तो विरोध किसका करें? आप ही बता दीजिए। ये कहते हैं कि चलिए विरोध तक तो ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? भाई साहब, सब्सिडी का सही पैसा खर्च हुआ है और बहुत अच्छे से हमने रिसर्च किया है। कोई रिटर्निक्स की भाषा नहीं है। अल्टरनेटिव हमारे पास है। आप अल्टरनेटिव लेने को तैयार होइए, हम अल्टरनेटिव देने को तैयार हैं। और अल्टरनेटिव क्या है मैं बताना चाहता हूँ। अल्टरनेटिव ये है कि आज की खबर है, बीट के अंदर एक 12 साल की लड़की 41 डिग्री के टेम्परेचर में 3 बार पानी लेने के लिए गई और वो मर गई। हम अल्टरनेटिव उसके लिए ढूंढना चाहते हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ रोना नहीं जानते, हम सिर्फ शोक मनाना नहीं जानते। हम वो शोक से बाहर आकर अपने आंदोलन में ऊर्जा भरकर उस लड़की को न्याय देना की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम रोहित वेमुला की लड़ाई को आगे बढ़ाना जानते हैं। हम रोहित एक्ट को लागू करवाना चाहते हैं। हम डेल्टा मेघवाल को न्याय दिलाना जानते हैं और ये न्याय हम दिला कर रहेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर 2 तरह के लोगों के बीच में संघर्ष छिड़ी है। एक है जुमलेबाज और हम हैं जाबाज। ये लड़ाई छिड़ी है संघ के जुमलेबाजों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाबाजों के बीच। और युद्ध हमेशा जाबाज जीतते हैं। आप जाबाजों को हरा नहीं सकते जुमलेबाजी करके। हम जाबाज हैं, लोकतंत्र के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में हैं। हम अपना न्याय मांगते हैं और हम अपना न्याय मांग कर रहेंगे। आपको चिल्लाने से ज्यादा कुछ आता नहीं है। इनका नफरत देख लीजिए। हर शहर में ये मेरे ऊपर जूता मारते हैं, लेकिन नफरत की पराकाष्ठा ये है कि हर बार दाहिने पैर का ही जूता फेंकते हैं। इनका जूता भी राइटिस्ट हो गया है। कभी लेफ्ट वाला जूता फेंको, हमारा जोड़ी कंप्लीट हो जाएगा। ये कहते हैं कि इस देश के अंदर विद्यार्थी लोग बिना मतलब का हल्ला मचा रहे हैं। नहीं साहब, हम बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना चाहते हैं। आप हमारा वजीफा दे दीजिए, रोहित एक्ट को लागू करा दीजिए। विश्वविद्यालयों के अंदर जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए और इस देश के अंदर जो किसान हैं, उनकी आत्महत्या पे बोलना शुरू कीजिए। हम आपके खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। ये कहते हैं कि आपको फंड कहां से आता है। हम बोले आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको अपने फंड की चिंता है तो अपने पीएम से पूछिए कि सूट का फंड किसने किया था। पीएम से पूछिए कि वास्को डिगामा की तरह जो पूरी धरती खोज रहे हैं और उन्हें भारत नहीं मिल रहा, उसका फंड कौन देता है। मैं बताने को तैयार हूं कि हमको फंड कौन देता है। आइए हमसे जरा नजर मिलाइए, बात कीजिए और देखिए यहाँ बैठे लोग से अगर 1-1 रुपया चंदा लेंगे तो मुंबई दिल्ली का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और आज मैं आ रहा था, बमुश्किल एयरपोर्ट पर आने का मौका मिला है हवाई जहाज चढ़ने का। तो एयरपोर्ट से कुछ साथी हमको रिसीव करके ला रहे थे। तो हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं।
तो साथियों ने बताया कि ये सफाई कर्मचारी हैं। हमने कहा इनके लिए स्वच्छ भारत का क्या मतलब है? कहा एक बार मोदी जी गटर में उतर जाए फिर मतलब आएगा स्वच्छ भारत का। ये जो कामगार लोग हैं, इन कामगार लोगों को आपका भाषण सुनाया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लोग तो देशद्रोही नहीं है, ये तो हमारी बात कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने तय किया कि इस पूरे प्रोग्राम में वो सहयोग करेंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे, और इसीलिए वो आपको एस्कॉर्ट करके आपको इस कार्रवाई में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आपको हॉल तक लेकर के आए हैं। ये विद्यार्थियों और मजदूरों की यूनिटी है, ये ऑपरेस्ट यूनिटी है। इससे मोदी सरकार घबराती है, इसीलिए हमारे ऊपर जूता फेंकती है और हमको चुप करवाती है। हमको पता चला कि हॉल बदल दिया गया है। हमने कहा कोई नहीं, हम दुनिया बदलने वाले हैं, तुम हॉल बदल कर देखो। हॉल बदल करके चाहते थे कि कार्यक्रम बंद हो जाए। तो मैं एक नागपुर का वाक्य आपको बता देना चाहता हूँ। नागपुर में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया और बोला, कन्हैया जी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए सेकुलर पुलिस की व्यवस्था की गई है। हमने कहा साहब आप ये मानते हैं इस देश की पुलिस भी कम्युनल हो गई है? तो फिर उन्होंने कहा भाई साहब इस देश में घोड़ा कह रहा है कि काश हम गाय होते। आप लोग शक्तिमान वाली बात जानते हैं, इस देश में जानवरों तक को कम्युनलाइज कर दिया गया है। मुझे शाहरुख खान की वो फिल्म याद आ रही है जिसमें वो घोड़े से बात कर रहा है। हम जेएनयू के भी जो लोग सेडिशन का चार्ज झेल रहे हैं वो सोच रहे थे कि काश हम भी घोड़ा होते। इस देश की पॉलिटिक्स को हो क्या गया है? घोड़ा के डेट पे तो हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हॉर्स के ट्रेड पे हम बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार हॉर्स ट्रेडिंग करके गिरा दी गई है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। आप देखिए, मैं दशरथ मांझी की धरती से आता हूं और दशरथ मांझी कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग हथौड़े की चोट इधर उधर मारने वाले नहीं हैं। हमारा निशाना बिल्कुल सीधा है, लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। जो लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं वो इधर आ जाइए, जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं वो जूता फेंकने वालों के साथ चले जाइए। ये बात आज आमने सामने होकर खड़ी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस पे कुछ नहीं बोलते। एक मशहूर शायर की लाइन मुझे याद आ गई, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मौका अगर होगा तो कांग्रेस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मौका कच्छाधारियों की है। तो आज के इतिहास से जोड़कर कुछ बात करते हैं। चलिए कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस जब यहाँ पर शासन में थी, और मैं आजादी के समय की बात कर रहा हूँ, नेहरू जी पीएम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी जब पुराने दिल्ली के इलाकों में दंगा हो रहा था तो अपनी कार लेकर गए थे और दंगाइयों ने उनका सर फोड़ दिया था। मोदी जी आप सर फोड़वाएंगे? गुजरात में आपने सर फोड़वाया था, मुजफ्फरनगर आप गए थे, पूरी दुनिया घूमे हैं, मराठवाड़ा आज तक आप आए हैं कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बॉम्ब का पुतला बनवाए हैं 41 डिग्री टेम्परेचर में। मोदी जी आप खड़े हो जाइए, आप भी गल करके खत्म हो जाएंगे। आप देखिए किस मुल्क में हम कैसे हालत में रह रहे हैं। 25% इलाकों में सूखा पड़ रहा है, 1/4 हिस्से में। इस देश के अंदर सूखा को महाआपदा घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार को हेलीपैड पटाने से फुर्सत नहीं है, सरकार को आईपीएल करवाने से फुर्सत नहीं है, इसीलिए सूखा उनके लिए समस्या नहीं है। हम कहते हैं कि आज हम लोग मुंबई में आकर के बात कर रहे हैं। क्या कहते थे मुंबई के बारे में? मुंबई सपनों की नगरी है, मुंबई मेरी जान, नहीं मिल रहा यहाँ मकान। आते हुए साथी मुझे बता रहे थे कि मुंबई जो कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का एक सेंटर हुआ करता था, और यहीं के एक बड़े ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे डांगे, और उनके साथ
मंच पर बैठकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजदूरों को संबोधित किया करते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी मजदूरों के हक और अधिकार के लिए। और उनका कहना था कि इस देश के अंदर अगर हमको सामाजिक न्याय की बात करनी है तो हमको दलितों के हक की बात करते हुए सबके हक की बात करनी होगी। इसीलिए उन्होंने दलित न्याय नहीं सामाजिक न्याय की बात की थी। इस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप भी अंबेडकर का नाम लेते हैं और आरएसएस के लोग भी अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। हमने कहा यह बहुत खुशी की बात है कि हर कोई अंबेडकर का नाम ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, कथनी और करनी में फर्क होता है। तो कथनी तो हमने सुन लिया कि 125वीं जयंती मनाया है इन्होंने, थोड़ा करनी पर भी ध्यान दे देते हैं। इनके वाइस चांसलर, इनके मंत्री दत्तात्रेय साहब चिट्ठी लिखते हैं रोहित वेमुला के बारे में कि इस कैंपस के अंदर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के विद्यार्थी कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करना कास्ट पॉलिटिक्स है, अपना दिमाग चेंज करवाइए। हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, हम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम मतलब हमारे साथी रोहित वेमुला ऑपरेशन यूनिटी की बात करते थे। और ये ऑपरेशन यूनिटी की बात क्यों की गई? मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय से थोड़ी दूरी पर त्रिलोकपुरी में एक दंगा हुआ था। उस दंगे में क्या किया? दंगा कराने वालों की कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इस बात को हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। उन्होंने बहुत चालाकी से दलितों को खड़ा कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। तब हम विद्यार्थियों ने सोचा कि ये तो बहुत आसानी से हमको लड़ाते रहेंगे, कभी ओबीसी वर्सेस दलित करा देंगे, कभी दलित वर्सेस मुस्लिम करा देंगे, कभी मुस्लिम वर्सेस हिंदू करा देंगे, तो हमारे पेट का सवाल कहाँ जाएगा, हमारे नौकरी का सवाल कहाँ जाएगा, हमारे शिक्षा का सवाल कहाँ जाएगा। फिर हम लोगों ने तय किया कि समाज के अंदर एक बड़ी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी। और वो लाइन ये होगी कि इस समाज के अंदर जितना भी धन है, उस धन का बंटवारा इस समाज के एक एक लोगों के बीच में करना होगा। यही सामाजिक न्याय है, यही सामाजिक हक और अधिकार की बात है। ये कहते हैं कि सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा। हम भी जानते हैं नारा देने से कुछ नहीं होता। 1925 से आप भी नारा दे रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। आप दंगा करा करके कुछ कर रहे हैं, हम दंगों को मिटा करके कुछ कर देंगे। ये हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है। अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस हॉल में बहुत सारे लोग कैमरा लेकर के खड़े हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्टर हैं। मैं वहीं से शुरू करता हूं कि आप रिपोर्टरों के पक्ष में, आप कैमरामैन के पक्ष में, आपका जो मालिक बड़े मीडिया हाउस का है, जो मोदी जी के साथ चाय पे चर्चा करता है, आपके और हक और अधिकार की बात करना ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। और आपके लिए मिनिमम वेज की लड़ाई लड़ना ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। कैंपस के अंदर जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पिछड़े लोग हो, उनके हक और अधिकार की बात करना ही शिक्षा में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात है। इस समाज के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। उन्होंने कहा था कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करने आए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये होगा कैसे? हमने कहा ये वैसे ही होगा जैसे सिरीजा हो गया, ये वैसे ही होगा जैसे बर्नी सैंडर्स उठ करके खड़ा हो गया, ये वैसे ही होगा जैसे लैटिन अमेरिका के अंदर ह्यूगो चावेज उठ करके खड़ा हो गया, ये वैसे ही होगा। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लड़ाई फिनेंशियल कैपिटलिज्म वर्सेस प्रोडक्टिव कैपिटल की है। ये फिनेंशियल कैपिटल क्या है? ये फिनेंशियल कैपिटल ये है कि जो धन कुबेर लोग हैं वो धन लेकर के एसी मार्केट में बैठते हैं और पैसे को इधर से उधर करते हैं, और पैसा उन्हीं चंद परिवारों के बीच में घूमते रहता है, और वो पैसा उत्पादन के लिए नहीं जाता है। अगर पैसा उत्पादन के लिए जाएगा
अगर पैसे से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो नए रोजगार पैदा होंगे, नए कारखाने खुलेंगे, नई तरह से खुशहाली समाज में आएगी। तो इस उत्पादन की जो पूंजी है उसके पक्ष में खड़ा होना, वित्तीय पूंजी के खिलाफ आवाज उठाना, यही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। और इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर के हम आए हैं। कुछ लोग कहते हैं नियो लिबरल जमाना है नियो लिबरल जमाना, हम भी जानते हैं, लेकिन नियो लिबरल का दम फूल रहा है, उसकी हालत खराब है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा रेफरी बदलने वाला है। इससे पहले जिस दल का रेफरी था शायद इस बार वो चुनाव न जीत पाए और डोनाल्ड ट्रंप हमारा नया रेफरी बन जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारा नया रेफरी बन गया तो साहब ये जो जुमलेबाज हैं इनको तो मैच में वॉक ओवर मिलने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको वॉक ओवर नहीं होने देना है, इनके खिलाफ हमको लड़ना है। और ये लड़ना इसलिए जरूरी है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम नियो लिबरलिज्म को डिफीट कर पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम एक एक इंसान के जस्टिस को इंश्योर कर पाते हैं, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, अपनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाते हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लड़ाई साबित होगा। ये लड़ाई को हमको इसलिए बचाने की जरूरत है। सहमति और सहमति का दौर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन असहमति को बर्दाश्त करने की एक परंपरा हमने भी इस मुल्क में देखी है। मैं जिस संगठन से आता हूं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, वो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ और इस देश के आजादी के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ा। लेकिन आज हम जिस भौतिक परिस्थिति में हैं, हम कभी भी एक संगठन की बात नहीं करते। हम एक संगठन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम अपने सेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, अगर हम अपने घिसे पिटे पॉलिटिकल लाइन से आगे बढ़कर जनता के साथ संवाद करने को तैयार नहीं हैं, अगर हम शोषकों के खिलाफ शोषितों को यूनाइट करने का नया नजरिया अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इस मुल्क को नहीं बचा पाएंगे। ये चैलेंज हम लोगों को लेना पड़ेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि संसद में ऑपोजिशन हो ना हो, सड़कों पे तो हमने इनको ऑपोजिशन दिया ही है। और ये ऑपोजिशन किसी एक स्टूडेंट यूनियन का नहीं, किसी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं, पूरे देश का ऑपोजिशन बनता जा रहा है। और इस पूरे देश का जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो मास मूवमेंट की शक्ल ले रहा है। इसीलिए आज इस हॉल में स्टूडेंट यूथ के अलावे तमाम एज के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क किन लोगों के हाथ में जा रहा है, यह लड़ाई किधर जा रही है। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम यूनाइट होने के लिए तैयार हैं। आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। क्योंकि ये लड़ाई हम जिन महानुभावों के विचारों को लेकर चल रहे हैं वो हमें बहुत सारी ताकत देते हैं। जब मैं मुंबई आने की बात फाइनल कर रहा था तो एक गाली देने वाले ने कहा, तू आप पुणे, तेरे दिमाग में मैं गोबर भर दूंगा। हमने कहा मैं पुणे आ रहा हूं, महाराष्ट्र, ये सावित्री माई की धरती है। तुमने उनकी साड़ी पर भी गोबर भर दिया था, लेकिन महिलाओं को शिक्षा लेने से नहीं रोक पाए। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, इस आंदोलन को नहीं रोक पाओगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और तुम्हारी सत्ता को हिला कर रहेगा। ये हमारा लड़ाई है, ये हमारा संघर्ष है।